ओके, इस पार्सल के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी सारे हफ्तों से रुका था। एग्जैक्टली 3 साल पहले जब दूसरा वाला लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तब हमने इसी कमरे में, मैंने, नील ने और महर ने, मैं अभी करंटली अपने सारे वीडियोस जिस कैमरा के साथ शूट करता हूँ वो कैमरा और सिग्मा की 16 मिलीमीटर लेंस, ये दो चीज़ें इस रूम में अनबॉक्स की थी। और इट्स क्रेज़ी कि 3 साल इतनी जल्दी गुजर गए। उस टाइम पे हम लिटरली बच्चे थे, हम टीनेजर्स थे, और वो जो अनबॉक्सिंग वीडियो थी उसमें बहुत सारी एनर्जी थी। वो जो भी वाइब था वो आई फील लाइक उस व्लॉग ने परफेक्टली कैप्चर किया। पर वो सेम टाइप का अनबॉक्सिंग एज एन अडल्ट रेप्लिकेट करना थोड़ा सा फेक हो जाएगा और वो कैमरे के ऊपर दिख जाएगा। इसीलिए ये जो चीज़ है ये मुझे अपने कमरे में बैठ के रॉ आराम से कैजुअली अनबॉक्स करनी है। पर ये नया कैमरा अनबॉक्स करने के पहले मुझे आप सबको एक कहानी बतानी है, जिससे मे बी आप में से कई यंग कंटेंट क्रिएटर्स इंस्पायर हो जाएंगे। और ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने लास्ट टाइम 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने के वक्त पे सुनाई थी। जब मैंने अपना सोनी ZV-1 कैमरा ख़रीदा था तब मैंने लास्ट ये कहानी सुनाई थी। और उस पॉइंट से अब ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। सो आई फील लाइक दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ यंग क्रिएटर्स आउट देयर। मेरे जब 70,000 सब्सक्राइबर्स थे तब मैंने यूट्यूब के एडसेंस रेवेन्यू से अपनी ज़िंदगी का पहला कैमरा ख़रीदा था। जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तब मुझे एक बार भी लगा नहीं था कि कैमरा कंटेंट क्रिएशन और वीडियो क्रिएशन के लिए नेसेसरी है। मेरे पास उस टाइम पे एक एंड्रॉयड फ़ोन था जिसका कैमरा बहुत ही घटिया था। वो आई थिंक 10 या 15 हज़ार रुपये का एक बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन था जिससे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, कॉलिंग, ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी। और उस टाइम पे मेरे पास एक Xbox 360 था जो मैं हर रोज़ इस्तेमाल करता था। अब उस टाइम पे मुझे पता था कि आईफोन्स की वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए मैंने अपना Xbox 360 बेचकर और अपना पुराना एंड्रॉयड फ़ोन बेचकर एक iPhone SE सेकेंड हैंड लिया था जो 2016 का मॉडल था। और वो जो iPhone SE था उसकी मदद से मैंने YouTube पे वीडियोस बनाना चालू किया। मुझे एक पॉइंट पे भी लगा नहीं था कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जाके उनको पूछूं कि मुझे YouTube स्टार्ट करना है, मेरा एक यूट्यूबर बनने का सपना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे एक फ़ोन या एक कैमरा दिला दो। आई वॉन्टेड टू अर्न इट ऑन माई ओन विथ माई ओन हार्ड वर्क। उस iPhone SE के साथ हज़ार नहीं 100 इतने वीडियोस बनाने के बाद जब YouTube के थ्रू रेवेन्यू अनलॉक हुआ, जब एडसेंस के थ्रू मेरे पास पैसे आने चालू हुए, वैसे वैसे मेरा जो क्रिएटिव आया है वो थोड़ा सा डेवलप होते गया। और हम इस सेम चैनल को 70,000 सब्सक्राइबर्स तक सिर्फ एक iPhone SE की मदद से अकॉम्प्लिश कर पाए। आईफोन्स के ऊपर iMovie नाम का एक ऐप होता है। उस टाइम पे मेरे पास एक लैपटॉप भी नहीं था। मैं सारी शूटिंग और सारी एडिटिंग एक पुराने सेकेंड हैंड फ़ोन के साथ करता था। एंड 70,000 सब्सक्राइबर्स लेटर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने फिल्म मेकिंग की पैशन थोड़ी सी और बढ़ानी है और उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तब मैंने पैसे बचा के YouTube रेवेन्यू से अपना पहला कैमरा ख़रीदा था जो एक Canon M50 था। और वो कैमरा आने के बाद आई फील लाइक फ़ोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग की दुनिया फाइनली मेरे आंखों के सामने खुल गई। ऐसा था कि मेरे क्रिएटिविटी को अनलॉक करने का जो दरवाज़ा था वो इतने टाइम से बंद था, एंड बाय गेटिंग इनटू द कैमरा वर्ल्ड दैट डोर ओपन फॉर मी। और उस पॉइंट के बाद से ये एक नेवर एंडिंग जर्नी हुई है। मैं हमेशा फॉरएवर अ स्टूडेंट ये चीज़ प्रीच करता हूँ, और मैं अभी भी खुद को एक एमेच्योर मानता हूँ। यस, ये मेरी पैशन है विच हैज़ बिन ग्रोइंग डे बाय डे, पर सीखने के लिए अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आई एम होपिंग कि इस कैमरा की मदद से
a whole new world of filmmaking and photography will open in front of my eyes. अगर आप इस चैनल पे जापान के वीडियोस या इन जनरल ट्रैवल वीडियोस फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरी ये जो पैशन है ये मेरे दिल के बहुत करीब है. आई नो आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे अपने फिज़िक के लिए या फिटनेस के लिए फॉलो करते हो, पर जो भी ट्रैवल वीडियोस होते हैं, जो भी सिनेमैटिक सीक्वेंसेस होते हैं, आई फील लाइक उन वीडियोस से मैं खुद को फुल्ली क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाता हूँ. और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि दैट इज़ द रियल मी. सो इस हॉबी को हम एक नए लेवल पे लेके जाने वाले हैं. ये कैमरा सोनी के सिनेमा लाइन कैमरा का FX30 है. तो इस कैची की मदद से अनबॉक्स करते हैं. और इस पूरे स्पीच के वक्त मैं कोशिश कर रहा था टू रिमेन एज काम एज पॉसिबल. अगर आपने अभी एक हार्ट बीट मॉनिटर के थ्रू मेरा हार्ट बीट मेजर करने की कोशिश की तो आई डोंट थिंक वो मेजर हो पाएगा. पैकेजिंग काफ़ी अच्छी किया. ये खोलने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने स्पेसिफिकली ये कैमरा क्यों लिया. अब देखना पड़ेगा कि मेरा पेशेंस कितना कोऑपरेट करता है. आई एम गेसिंग इसके अंदर एक और बॉक्स होगा जो अच्छी चीज़ है. मॉनसून की वजह से कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए. सो यह है बॉक्स नंबर 1. अब थोड़ी सी धक धक चालू हो रही है. और ये रूम क्योंकि इस रूम में हमने बहुत सारे आइकॉनिक पैकेजेस अनलॉक किया है. मेरे पहले सोनी कैमरा से लेके मेरे सोनी APS-C A6600 कैमरा से लेके आपको ये जो मैकबुक दिख रहा है वहाँ तक हमने सब इस कमरे में खोला है. सो वी विल कंटिन्यू टू डू द सेम. मेरे पास एक आइडिया आया था कि ये कैमरा इतना स्पेशल है तो क्यों ना इसे एक प्रॉपर स्टूडियो में अनबॉक्स करें जहाँ पर बहुत सारी अच्छी प्रीमियम लाइटिंग होगी, पर उससे आई फील लाइक रॉनेस और रियलनेस थोड़ी बहुत चली जाती है. अब मुझे कैमरा का बॉक्स दिख रहा है. सबसे पहले हमारे पास है एक चार्जर. ये जो सोनी का कैमरा है इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी बैटरी आती है, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर. दिस इज़ द मेन बॉक्स. ओह माय गॉड. 3 साल की वारंटी इसमें इंक्लूडेड है. अब क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन प्रॉबली सिर्फ फिल्म मेकर्स को समझ में आएगा, पर मैंने वापस एक APS-C कैमरा क्यों लिया. सोनी का एक और कैमरा आता है जिसे FX3 कहते हैं. ये कैमरा उस कैमरा का छोटा भाई है. इट इज़ द सोनी FX30. ये कैमरा बिल्कुल मेरे करंट कैमरा की तरह एक APS-C कैमरा है. इसका एडवांटेज यह है कि अभी मैं अपने कैमरा के ऊपर जो भी लेंसेज इस्तेमाल करता हूँ वो सेम लेंसेज इस कैमरा के ऊपर माउंट हो सकते हैं. इससे मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी छोटी हुई. अगर मैं एक फुल फ्रेम सिस्टम में अपग्रेड करता तो उस सिस्टम के अलग लेंसेज खरीदने पड़ते जिनका कॉस्ट 2 लाख 3 लाख के ऊपर चला जाता है. सो मैं एक कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं हूँ. ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है. मैं कोई वेडिंग्स या क्लाइंट शूट्स नहीं करता. ये मैं अपने खुद के चैनल के लिए करता हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने खुद के दिल के लिए करता हूँ. सो टेप खुल गई है. सोनी सिनेमा लाइन. बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक चार्जिंग केबल आती है. वाओ, फाइनली इस कैमरा में एक USB-C केबल है. थैंक यू सोनी ये करने के लिए, क्योंकि आई फील लाइक USB Type-C अब एक काफ़ी यूनिवर्सल चीज़ हो चुकी है. तो मैं इस कैमरा को अपने मैकबुक चार्जर के साथ भी चार्ज कर पाऊँगा. थोड़े से मैनुअल्स जो आई डोंट थिंक कोई पढ़ता है. एक 3 ईयर की वारंटी, इसे हम बाद में चेकआउट करेंगे. और फाइनली बॉक्स के अंदर एवरीबडी
आई प्रेजेंट टू यू हमारे टीम का लेटेस्ट एडिशन सोनी का FX30 सॉरी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सबको थैंक यू इस चैनल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए। ये मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। मेरे करंट कैमरा से कंपेयर किया तो इसकी बिल्ड क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द है, प्रीमियम। ऐसा लगता है कि ये कैमरा सोनी के सिनेमा लाइन का कैमरा है। थोड़ी सी एल्यूमिनियम टाइप की फील आ रही है, ग्रेफाइट टेक्सचर है, थोड़ा सा मैट टेक्सचर है, और ये जो हैंड ग्रिप है ये भी बहुत स्टर्डी है। कंपेयर करना होगा मेरे करंट कैमरा के बॉडी से, ये थोड़ा सा बड़ा है। अच्छी चीज़ यह है कि इसमें एक फ्लिप आउट स्क्रीन है। मेरा करंट कैमरा सिर्फ ऊपर नीचे जाता है। सो रिकॉर्ड करते वक्त फ्रेमिंग और वो सब देखने के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर खुद को देख पाऊँगा। बटन्स बहुत सारे हैं। इस कैमरा के अंदर एक इनबिल्ट फ़ैन भी है ताकि कोई ओवर हीटिंग इशूज़ ना आए। बैटरी इसके अंदर डालते हैं एंड लेट्स टेस्ट दिस गाय आउट। ये कैमरा सोनी के सिनेमा लाइन कैमरा में होने की वजह से ये 4K 120 FPS में भी शूट करता है। तो मैं फाइनली अपने सारे ट्रैवल के बी रोल्स स्लो मोशन में ले सकता हूँ इन 4K। और ये एक्चुअल 4K भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया कैमरा होने की वजह से ये कैमरा 6K फुटेज को डाउन सैंपल करके हमें एक बहुत ही अच्छी 4K फाइल देता है। सिनेमा लाइन होने की वजह से इसमें सोनी का सबसे लेटेस्ट कलर साइंस है और हमें 10 बिट कलर मिलता है। 8 बिट वर्सेस 10 बिट जिन लोगों को पता नहीं है, मैं स्क्रीन के ऊपर एक इमेज डाल दूंगा जिससे आपको ये बहुत ही परफेक्टली समझ में आएगा। 10 बिट कलर से कलर्स का एक नया स्पेक्ट्रम खुल जाता है जिससे मैं कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। आई कांट वेट। वाओ, अनबिलीवेबल। आपको एक थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैमरा दिखाने के लिए अब आपको फील आएगा। सिनेमा लाइन FX30, ये मैट टेक्सचर, रिकॉर्ड बटन, ब्यूटीफुल। और अगर पिछले वाले कैमरा से कंपेयर किया तो ये है पिछले वाले कैमरा की बॉडी और ये है करंट। कंसिडरेबली ज़्यादा थिक है बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ मशीनरी। आई एम एक्साइटेड। बहुत सारे कस्टम बटन्स भी है। मसल ब्लेज बायोजाइम वे पीआर के हर सर्विंग से मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन वे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड है। इसके साथ साथ अपने स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए इसमें 3 ग्राम क्रिएटिन भी है, सो दैट आई नेवर मिस माई डेली डोज ऑफ क्रिएटिन। बायोजाइम वे पीआर अब कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर में भी अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मसल ब्लेज की बर्थडे सेल 26 अगस्त से 30 अगस्त तक है। बेस्ट प्राइसेस पाने के लिए सेल का फायदा जरूर उठाना और अपने सारे सप्लीमेंट्स को रीस्टॉक करना। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तब मैंने सुना था कि पहले 5 साल होने के बाद गेन्स बहुत स्लो डाउन होते हैं और मसल गेन अगर ईयर बाय ईयर एक ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो कुछ ऐसे दिखता है। फर्स्ट ईयर ऑफ लिफ्टिंग में आप सबसे ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करते हो, फिर ईयर 2 एंड 3 में वो मसल मास कम हो जाता है, ईयर 4 एंड 5 और घटता है, और ईयर 5 ऑनवर्ड्स जब तक आप मरते हो तब तक आप इतना नेग्लिजिबल मसल मास पुट ऑन करते हो कि आपको वो अपने फिजिक पे नोटिस होता ही नहीं है। और जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जब मुझे 5 सालों का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था ही नहीं, तब मैंने इस बात को काफ़ी बिलीव किया क्योंकि इंटरनेट पे सब लोग ये प्रीच करते थे। पर अब 7 साल होने के बाद आई फील लाइक ये जो भी थियोरी है इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो ये सारे साइंटिस्ट और रिसर्च एनालिसिस कंसिडर नहीं करते। वो चीज़ ये है कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट
आप जितना एक्सपीरियंस गेन करते रहते हो उतनी ही आपकी ट्रेनिंग परफेक्ट होती जाती है। कोई भी बंदा ईयर 1 ऑफ लिफ्टिंग में सारी चीज़ें ठीक से नहीं करता। और मैं सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए बाकी के लाइफ एस्पेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, विच इज़ न्यूट्रिशन, विच इज़ रिकवरी। तो जब तक ये सारे 3 चीज़ें, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी, एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, तब तक आपको अपने बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और ये चीज़ें अचीव करने के लिए कभी कभी बहुत साल लग जाते हैं। आई फील लाइक 7 सालों के बाद मैं अभी जापान से जब वापस आया हूँ, इन माई ओपिनियन मेरी ट्रेनिंग परफेक्ट है, मेरा न्यूट्रिशन परफेक्ट है और रिकवरी परफेक्ट है। एज अ रिज़ल्ट इन पिछले 2-3 महीनों में मैंने एक ग्रोथ स्पर्ट ऑब्ज़र्व किया है, और जो लोग मुझे 1 या 2 महीने के बाद मिलते हैं उनको भी लगता है कि वाओ, तू विजिबली थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अब अगर ये पहले वाली थियोरी ट्रू होती कि 5 सालों के बाद आपको कोई मसल मास रिजल्ट्स दिखते ही नहीं है, तो मेरा करंट प्रोग्रेस एक्सप्लेन क्या करेगा। इसीलिए इन माय ओपिनियन इस थियोरी का सबसे बड़ा फ्लॉ लोग कंसिडर नहीं करते, वो है कि कभी कभी आपको ट्रेनिंग परफेक्ट करने के लिए एंड टू रियली गेट इनटू द रिदम ऑफ थिंग्स साल लग जाते हैं। सो आई फील लाइक मेरा ट्रू प्रोग्रेस इन अ वे अभी से शुरू होगा। इवन अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को पिछले साल देखूंगा तो आई डोंट थिंक वो परफेक्ट थी। आई वॉज स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फिगर आउट कर रहा था। मेरे वॉल्यूम्स को अगर आप देखोगे, पहले मैंने हाई वॉल्यूम के साथ स्टार्ट किया, फिर मैंने लो वॉल्यूम ट्रेनिंग डिस्कवर की और मैं स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड पे आ गया। एंड सम हाउ एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अब मुझे एक काफ़ी अच्छा स्वीट स्पॉट मिला है, और अब मैं उस स्वीट स्पॉट को पकड़ के ये जो रॉकेट है वो राइड करते करते अगले कुछ सालों में गेन्स बनाऊंगा। सो जस्ट गोज़ टू शो कि कीप लिफ्टिंग, चाहे चीज़ें परफेक्ट हो या ना हो। अगर आप हर रोज़ जिम जाओगे, इट इज़ बेटर दैन नॉट डूइंग एनीथिंग एंड सिटिंग एट होम। अगर आप जिम जा रहे हो, आप माइक्रो प्रोग्रेस बना रहे हो, मे बी आपको फॉर्म के बारे में थोड़ी सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, मे बी आपको समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा बेटर फील करता है, पर इस एक्सरसाइज से मुझे जॉइंट पेन्स आते हैं। सो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए कभी कभी टाइम लगता है। और अगर आप एक बिगिनर हो, देन ये जो थियोरी है कि मसल मास बहुत स्लो डाउन होता है, उसे बिलीव मत करना। क्योंकि इवन अगर आप मुझे आज देखोगे, मुझे आज जो भी सारी चीज़ें पता है, अगले साल एट द सेम पॉइंट इन टाइम मैंने जो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई किया है वो इतने रिफाइन होने वाले हैं कि मेरा प्रोग्रेस इफ़ एनीथिंग लॉजिकली और थोड़ा सा फास्ट जाएगा। सो कीप लिफ्टिंग। हम बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह आज भी वॉरियर जिम में जाके ट्रेन करने वाले हैं। आई फील लाइक पिछले समर में मेरी लिफ्टिंग टेक्निक इतनी अच्छी ना होने की वजह से मैं इन अ वे मशीन्स के ब्रांड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करता था। समर के 2 महीने हमने वॉरियर जिम में अच्छे से बिताया, पर वो 2 महीने ख़त्म होने के बाद टूवर्ड्स द एंड मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि मैं हैमर स्ट्रेंथ मशीन्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई एम श्योर मैंने ये पिछले समर के व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया होगा, पर इन पिछले 8 महीनों में मैं कहूँगा जब से प्रेप शुरू हुई है, तब से मेरी बॉडी बिल्डिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा रिफाइन हुई है कि अब हम जब फ्री वेट मूवमेंट्स भी लगाते हैं, डम्बल्स हो, बारबेल्स हो, या इवन नॉट सो गुड मशीन्स हो, उन पे टेक्निक बहुत टॉप क्लास होती है, जो एक लिफ्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इफ़ एनीथिंग इससे मैं बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल बन जाता हूँ। मेरे जिम के ऊपर और जिम के मशीन के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। आप मुझे कौन से भी जिम में स्पॉन करो, ऐसे प्लेस कर दो, आई विल स्टिल हैव अ गुड वर्कआउट। और लिफ्टिंग मैच्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप साल भर एक ही जिम में जाते आ रहे हो तो आपको उन सारे मशीन्स की बहुत आदत हुई होगी, सीट की हाइट कहाँ पर प्लेस करनी है, हैंडल कहाँ पर प्लेस करने हैं टू हिट द टारगेट मसल। पर जैसे आप एडवांस्ड होते जाते हो, वैसे अगर ये चीज़ आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने लगोगे तो आई फील लाइक आप लिफ्टिंग नॉलेज और इंटेलेक्चुअल दुनिया में बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे। मे बी एक बिगिनर ये सारी चीज़ें
फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, मे बी आप रिलेट नहीं कर पाओगे, पर थोड़े से साल दे दो, आई एम श्योर यू विल गेट देयर। वॉरियर जिम मुझे इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग 9 AM आई डोंट थिंक कोई क्राउड होने वाला है। इवॉल्व आजकल थोड़ा सा ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा है, और स्पेशली जब मैं यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ, मुझे एक टाइप का पीस ऑफ माइंड पसंद है। इससे मुझे एक कोने में जाके आप लोगों के साथ मुझे जो शेयर करना है वो बात बहुत स्मूथली शेयर होती है। आई नो कि अभी इस वक्त पे बारिश नहीं हो रही है, पर मॉनसून में पार्किंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इवॉल्व में 4 व्हीलर्स पार्क करने के लिए सिर्फ एक ही पार्किंग है जो B2 है, और उस B2 पार्किंग में सिर्फ 9 या 10 स्लॉट्स अवेलेबल है। तो मॉनसून में अगर हम गाड़ी रोड पे लगाएंगे, एक तो पेड़ गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेड़ वेड़ गिर गया तो गाड़ी पे डैमेज काफ़ी ज़्यादा आएगा। यहाँ वॉरियर जिम एक मॉल में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पर पार्किंग के 3 फ्लोर्स हैं, सो हम आराम से गाड़ी लगा सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट सेफ्टी। एक और चीज़ जो आई थिंक 3 दिन पहले इवॉल्व की पार्किंग लॉट में हुई थी, इतना ज़्यादा बारिश आने की वजह से और पार्किंग तक का जो रास्ता है वो एक डाउनवर्ड स्लोप होने की वजह से पूरा B2 पार्किंग पानी से फ्लड हो गया था, और लोगों के गाड़ियों के अंदर पानी गया था। सो इंजन डैमेज वो सब भी काफ़ी हुआ था। आई थिंक मॉनसून ख़त्म होने तक हम वॉरियर जिम आ सकते हैं। अवधूत को क्लिप पसंद आई, मैं अब एडिटिंग करते वक्त देखूंगा। चांगला येत आहे। मेरे लिए अब पर्सनली एक थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ ये होने वाली है कि मुझे वीडियोग्राफी फिल्म मेकिंग माइंडसेट से स्विच करके ट्रेनिंग माइंडसेट में अभी थोड़ा सा स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि अवधूत को घर आए हुए अब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और हम दोनों हमारे नए टॉय के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो गया। तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कि ट्रेनिंग की वजह से मैं इस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ। तो अब ऊपर जाके हेडफोन्स पहनना सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, और अवधूत से मैं आज बात ही नहीं करने वाला, क्योंकि एक बार बात शुरू हो गई तो मेरा पंप चला जाएगा, ट्रेनिंग सेशन का जो मूड है वो चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दिन के लिए। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। आज के आर्म वर्कआउट का बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट हम ट्राइसेप्स के साथ शुरू करेंगे, और ट्राइसेप्स के लिए एक पुश डाउन और एक ओवरहेड एक्सटेंशन लगा के ट्राइसेप्स में सफिशिएंट स्टिमुलस आ जाएगा। बाइसेप्स के लिए इस जिम की जो केबल मशीन है उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मूथ होने की वजह से हम मोस्टली केबल कर्ल के साथ स्टार्ट करेंगे, और फिर बचे हुए सेट्स के लिए डम्बेल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाएंगे। इवॉल्व की अगर एक मशीन मैं इस मोमेंट पे मिस कर रहा हूँ तो वो हैमर स्ट्रेंथ की प्रीचर कर्ल मशीन है, पर कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स पे माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा जाने की वजह से हम इन अ वे उस प्रीचर कर्ल मशीन को रेप्लिकेट कर रहे हैं। गुड रेप्स ओनली। Easy. Easy. Not done yet. Partials.
Good reps only. Not done yet. More. One more. ट्राइसेप पुश डाउन के जो ये 3 सेट थे, उनसे इस आर्म वर्कआउट को एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है। मेरा जो टेंशन था कि क्या मैं अपने आर्म वर्कआउट पे अच्छे माइंडसेट के साथ फोकस कर पाऊंगा कि नहीं, उसका टेंशन अब काफ़ी चला गया है। एक चीज़ जिससे मुझे आजकल बहुत मदद मिल रही है वो है कि मैं सेट स्टार्ट करने के पहले ज़मीन के ऊपर या सीलिंग के ऊपर एक ऐसा आर्बिट्ररी पॉइंट चूज़ करता हूँ और पूरे 40 to 60 सेकेंड्स टाइम अंडर टेंशन के दौरान उस पॉइंट को घूरता हूँ। आई फील लाइक सोशल मीडिया की वजह से और बहुत स्क्रॉल करने की वजह से हमारे जो आँखों का फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा चला गया है। स्क्रीन पे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे आइज़ एक कांस्टेंट पॉइंट पे फिक्स ना होने की वजह से बहुत केओटिक होते हैं। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे आँखों का और हमारे ब्रेन का फोकस के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जब आप किताब पढ़ते हो, तो आपके आँखें एक फिक्स्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड रहते हैं, अलाउिंग अस एंड अलाउिंग आवर ब्रेन टू स्टे मोर फोकस्ड। इसीलिए ये जो भी ट्रेनिंग के सेट्स हैं उन्हें मैं एक प्रकार से फोकस की ट्रेनिंग के बारे में भी सोचता हूँ। और नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अगर आपको ये करने की आदत नहीं है तो आप एक लंबे समय के लिए एक पॉइंट पे स्टेयर नहीं कर पाओगे। आप नोटिस करो, सेट स्टार्ट करने के पहले जो वॉल है एक पॉइंट चूज़ करो और सेट लगाते लगाते 10 सेकेंड्स इन आपकी आंखें भटकना चालू करेगी। यू विल स्टार्ट लुकिंग अराउंड, आप कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा केओटिकली फोकस करने लगोगे। सो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आप अपना अटेंशन आप जो टास्क कर रहे हो उस पर वापस ला सकते हो। कर्ल स्टार्ट करने के पहले एक वार्म अप सेट, ताकि मेन सेट लगाते वक्त हम जो भी जॉइंट्स और मसल ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अच्छा खासा ब्लड फ्लो आ जाए। ट्राइसेप पुश डाउन के 3 सेट की वजह से मेरा रिस्ट थोड़ा सा वार्म अप हो गया है और पूरे ट्राइसेप में और एल्बो जॉइंट में अच्छा खासा ब्लड फ्लो आया है। पर बाइसेप कर्ल्स लगाते वक्त फोरआर्म्स का एक अलग रीजन एक्टिवेट होता है, बाइसेप्स एक्टिवेट होते हैं। तो रिस्क ऑफ इंजरी को दूर रखने के लिए हम टॉप सेट के आधे वेट के साथ एक वार्म अप सेट लगाएंगे, फार अवे फ्रॉम फेलियर। ये वर्किंग सेट नहीं है, इसमें पुश नहीं करना है, इसमें हमारे सारे जॉइंट्स को मेन सेट पे पुश करने के लिए प्रिपेयर करना है। दैट्स द लॉजिक। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. शायद ये ओपिनियन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, फील फ्री टू डिसएग्री, पर मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप एक्सरसाइज के इसेंट्रिक पोर्शन को एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए टारगेट मसल ग्रुप के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते
तो आई फील लाइक आपको वेट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब ये बात शायद लोगों के ईगो को थोड़ा सा चुभ सकती है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म जिम प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखोगे तो सबसे बड़ा फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा कि आप मस्कुलर गेन्स ईयर आफ्टर ईयर बनाओगे कि नहीं, वो होगा इंजरी। लोग यूजुअल केसेस में उन मोमेंट्स पे इंजर होते हैं जब वो ऐसा लोड उठाते हैं जो वो 2 से 3 सेकंड के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप बेंच प्रेस पे पेग टेस्ट देखोगे तो वो कब होता है? क्या वो एक ऐसे लोड के साथ होता है जो हम अच्छे टाइम अंडर टेंशन सेट के लिए लगा सकते हैं, या क्या वो 1 रेप मैक्स लोड्स पे होता है जब लोग इसेंट्रिक को डाइव बॉम्ब करते हैं और बॉटम पोजीशन पे उनका पेग स्नैप होता है? आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप ये 2 to 3 सेकेंड्स इसेंट्रिक फेज, फास्ट कॉन्सेंट्रिक, ये सब लगाओगे तो आपको अपने जिम लॉन्ग टर्म करियर में कोई इंजरीज नहीं होंगे, स्लैश इंजरी रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होगी, वाइल स्टिल गिविंग यू स्टिम्युलस इन द टारगेट मसल। और जब मैंने इस चीज़ के साथ और इस स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग के साथ इनिशियली एक्सपेरिमेंट किया था तब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था। मुझे लगता था कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? एट द एंड ऑफ द डे लोड भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगर मैं लोड को सिग्निफिकेंटली घटा रहा हूँ इसका मतलब ऑन पेपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कम हो रहा है। पर अलॉन्ग द मंथ्स मैंने रियलाइज़ किया कि इवन दो ऑन पेपर हम थोड़ा सा कम लोड लिफ्ट कर रहे हैं, टेक्निक इतनी रिफाइंड होने की वजह से एक्चुअल मसल के लिए वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही है, क्योंकि हम मसल ग्रुप को ज़्यादा काम करवा रहे हैं। आई बिलीव एट द एंड ऑफ द डे रियल प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो होता है जब आप ग्रेजुअली अपने मसल्स को ज़्यादा काम करवाओगे, ना कि ऑन पेपर ज़्यादा लोड लिफ्ट करोगे। बस मेरा ओपिनियन है। आई नो बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे एंड फील फ्री टू डू सो। मैं अपनी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ और सेम ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स रखते हुए हमने इतना अच्छा ग्रोथ स्पर्ट क्रिएट किया। तो बचे हुए साल में अब देखेंगे सेम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे एंड आई गारंटी कि हमारा जो प्रेप का स्टार्टिंग पॉइंट था यानी दिसंबर फर्स्ट वीक में, इस साल के दिसंबर फर्स्ट वीक में हम विजुअली ड्रास्टिकली बहुत बड़े दिखने वाले हैं। गुड रेप्स ओनली। Big stretch. Not done yet. लोड थोड़ा सा हैवी हो गया, वेट स्टैक का अंदाज़ा नहीं है। अगले सेट के लिए और उसके अगले सेट के लिए लोड को 2 पिन से रिड्यूस करेंगे। चल, गुड रेप्स ओनली। 1 2 क्लास रेप्स। चल 3 4 मस्त कंट्रोल। 5 इजी, एक नंबर। चल चल चल, स्लो इसेंट्रिक्स, एक नंबर। मस्त सेट। आज हमने बहुत आर्म वर्कआउट्स के बाद ट्राइसेप्स के लिए एक ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट लगाई। पिछले 2 आर्म वर्कआउट्स में मैंने अपने सारे ट्राइसेप्स का वॉल्यूम अचीव करने के लिए पुश डाउन के सेट्स किए थे और बाइसेप्स के लिए कंसंट्रेशन कर्ल इतना अच्छा फील कर रहा था कि मैंने सिर्फ कंसंट्रेशन कर्ल्स लगाए। तो अगर आप ऑन पेपर उन दोनों दिनों के आर्म वर्कआउट्स देखोगे तो इट विल लुक लाइक 8 सेट्स ऑफ ट्राइसेप पुश डाउन एंड 8 सेट्स ऑफ कंसंट्रेशन कर्ल। इट्स नॉट बोरिंग, इट्स सिंपल। अगर एक पर्टिकुलर दिन पे एक मूवमेंट बहुत अच्छी फील कर रही है तो मुझे इसमें कोई सेंस नहीं दिखता कि 3 सेट होने के बाद फोर्सफुली उस एक्सरसाइज को चेंज करके दूसरी मूवमेंट लगाना, क्योंकि कुछ दिन ऐसे आने वाले हैं जहाँ पर ये मूवमेंट बिल्कुल भी अच्छी फील नहीं करेगी। उन दिनों पे मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू डू समथिंग एल्स, एक सिमिलर मूवमेंट पैटर्न के कैटेगरी में आने वाला एक्सरसाइज जो बहुत अच्छा फील करता है। तो आज अगर एक सेट के बाद केबल कर्ल अच्छा फील नहीं करता तो मैं बचे हुए सारे सेट्स के लिए कंसंट्रेशन कर्ल लगाता। एज लॉन्ग एज मैं इधर से इधर अपने बाइसेप्स को फेलियर तक ट्रेन कर रहा हूँ,
वो सेट काउंट होता है। गुड reps ओनली। Lovely. Perfect form. Come on. Not done yet. Good reps only. Yes. Not done yet. Yes. Not done yet. ट्रू फेलियर। एक ऐसे दुनिया में जहाँ पर आजकल लोग सिर्फ स्ट्रेच पे फोकस करते हैं, आई फील लाइक कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड मूवमेंट्स ने उनका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा लूज़ किया है। अब हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर लोग बेंचेस को सबसे क्रेजी एंगल्स पे सेट करके ऐसे इंक्लाइन कर्ल लगाते हैं जिससे बाइसेप्स में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करें। पर बाकी के रेंज ऑफ मोशन का क्या? अगर आपने कभी इंक्लाइन कर्ल लगाया है, स्ट्रेच से लेके मिड पोजीशन तक टेंशन होता है, ऊपर बहुत आसानी से आता है। बाकी के रेंज ऑफ मोशन का क्या? तो कंसंट्रेशन कर्ल बढ़िया मूवमेंट है, लोग 100 सालों से लगा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन कुछ रिसर्च पेपर्स की वजह से ये मूवमेंट बुरी नहीं बन जाती। ऑल एक्सरसाइजेज आर गुड। अगर आपको वो पसंद आ रहा है, आपके बायोमैकेनिक्स के लिए वो फिट हो रहा है, तो कोई मूवमेंट बैड नहीं होती। एक्सरसाइजेस सिर्फ टूल्स होते हैं। मे बी 2 महीने के बाद मुझे ये बोर हो जाएगा तो मैं कुछ और करने लगूंगा। नो एक्सरसाइज इज बैड। इवन अगर आप डेडलिफ्ट देखोगे, डेडलिफ्ट बुरी एक्सरसाइज नहीं है। किस चीज़ के लिए अच्छी नहीं है? अगर मुझे अपने हैमस्ट्रिंग्स ग्रो करने हैं, अगर मेरा गोल प्योरली बॉडी बिल्डिंग है, तो मे बी थोड़े से बेहतर एक्सरसाइजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोमेनियन डेडलिफ्ट, वो बढ़िया एक्सरसाइज है। पर अगर आप एक पावर लिफ्टर हो तो डेडलिफ्ट आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको डेडलिफ्ट के स्ट्रेंथ के ऊपर ही टेस्ट किया जाता है। सो सब कुछ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। चुम्मेश्वरी म्हणजे काय? Soon. Lats. Nice यार। Class. ट्रान्झिशन्स कर ना पोज मध्ये।
बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमारा जो ओरिजिनल शूट था वो 1 बजे ख़त्म हो गया, पर उसके बाद हम दोनों 1 या 2 घंटे के लिए बस इस कैमरा के बारे में बात कर रहे थे, नीचे जाके थोड़े से फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तो कल और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एनीवेज़ अभी रात के 7 बज गया है और यहाँ पर घर पे पूरे किचन एरिया में पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ। इसीलिए ये जो भी ड्रॉवर्स रहते हैं जिनके अंदर ट्रॉलीज़ होते हैं, वो सारे ट्रॉलीज़ निकाल के हमने यहाँ पर अरेंज किया है। मम्मी एक मूवी के लिए बाहर गई है, इसीलिए मैं और पापा मोस्ट लाइकली डिनर के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर करेंगे और इस बड़े से टीवी के ऊपर मैदान नाम की मूवी देखेंगे। अपेरेंटली ये एक 3 घंटे की मूवी है और पापा के साथ अच्छा खासा बॉन्डिंग भी हो जाएगा। एनीवेज़ हम 3 दिनों में जर्मनी के लिए निकल रहे हैं, तो उसके पहले मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना नेसेसरी है। आज हम पापा के साथ वक्त बिताएंगे और कल अगर मम्मी फ्री होगी तो हम सब मिलके मे बी डिनर के लिए बाहर जाएंगे।